हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 63, वो एज यूजुअल फुल फ्लैज क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जो कि रिलेट करता है डेथ ऑफ पार्टनर से। बेटा बीते कुछ एक दो लेक्चर से हम अपना सेम फुल फ्लैज क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर हम वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैसे हम डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, किस तरीके से हम डाइट पार्टनर्स का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना सकते हैं, ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में भी बेटा हम फुल फ्लैज क्वेश्चन ही करेंगे, बिकॉज मोस्टली एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका 1 मार्क्स भी बोलते हैं ना कम आए, है ना, 1 मार्क्स भी हमारा कम नहीं आना चाहिए। इसलिए बेटा हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि हम कंसेप्ट में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में चांस ही ना बने कि हमारा 1 मार्क्स भी क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए डेथ ऑफ पार्टनर के फुल फ्लैज क्वेश्चन में, जो कि 4 to 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी सेम हम फुल फ्लैज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। ना एवरीवन, बेटा आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि कविता, लीना, मोनिका, आपके पास बेटा 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:3। ओके, कह रहे हैं कि देयर कैपिटल अकाउंट शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस, और इनकी कैपिटल अकाउंट जो है तीनों पार्टनर की, वो शो कर रही है अपना बैलेंस ऑन 31 मार्च 2012, है ना। और कविता का जो बैलेंस दिखाया गया है बेटा, वो दिखाया गया है 70,000, लीना का है 65,000 एंड मोनिका का है 2,10,000। तो यहाँ से ना हमें ये भी पता चलता है कि जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट थी, जो एंड में बनाई गई थी, वो थी 31 मार्च 2012। तो यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाता है बेटा कि हमारा जो ईयर एंड होता है ना, वो 31 मार्च को होता होगा, और हमारा ईयर जो स्टार्ट हो जाता होगा वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता होगा। यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर नेचर का है। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। फिर कह रहे हैं फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। देखो लिख भी दिया इन्होंने कि फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स को एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर है बेटा, अप्रैल से स्टार्ट होता होगा अकाउंटिंग ईयर, और मार्च में जाकर खत्म होता होगा। फिर इन्होंने कहा कविता डाइड ऑन 30 सितंबर 2012, बट जो हमारी पार्टनर कविता है, वो डाइड हो चुकी है बेटा, और कौन सी तारीख को हुई है, 30 सितंबर 2012। तो सोचो वो प्रेजेंट ईयर में कितने महीने जिंदा थी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने बेटा जिंदा थी कौन, कविता। ठीक है, याद रखना। फिर इन्होंने कहा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर की बेटा डेथ होती है, तो उस सिनारियो में पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें प्रोवाइड करी गई हैं, जो कि इस तरीके से हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा जाएगा एट द रेट 6% पर एनम। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया जाएगा 6% पर एनम बेसिस पे। कह रहे हैं बी पॉइंट में द डिजीज्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर डाइड हो रहा है, उसकी जो गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी, वो करी जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म से, जो कैलकुलेट होगी फर्म की गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब हमें पहले फर्म की गुडविल निकालनी है यहाँ पे, और फर्म की गुडविल निकालने के लिए इन्होंने हमें यहाँ पर बताया कि आपको पिछले 3 साल का एवरेज लेना है, यानी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का आपको जो प्रॉफिट दिया गया है उसका एवरेज निकालना है, और उसमें इम्पैक्ट लेना है नंबर ऑफ ईयर परचेज का, यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 टाइम्स दिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट से। तो जैसे ही हम एवरेज प्रॉफिट में बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई यानी इम्पैक्ट ले लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज का, तो वैसे ही हमारी फर्म की गुडविल निकल कर आएगी, और जैसे ही हमारी फर्म की गुडविल की निकल कर आएगी, तो वहां से हम अपनी डिजीज पार्टनर की गुडविल फाइंड आउट कर देंगे। फिर इन्होंने आगे बताया जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 90,000, 1 लाख एंड 1,10,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ना पिछले 3 साल का प्रॉफिट इन्होंने दे दिया 90,000, 1 लाख एंड 1,10,000। फिर सी पॉइंट में कहा है हर शेयर इन द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म विल बी पेड, कि जो भी रिजर्व फंड में जो भी डाइट पार्टनर का शेयर होगा, बेसिकली यहाँ कविता जो पार्टनर है वो डाइट हो रही है, तो उनका जो भी शेयर होगा वो उनको रिजर्व का पे कर दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट बनाकर नहीं दी है बेटा, अब देखो अगर बैलेंस शीट बनाकर देते तो लाइबिलिटी साइड होता आपका रिजर्व फंड। रिजर्व फंड बोले तो जनरल रिजर्व होता है, ठीक है, रिजर्व फंड मतलब जनरल रिजर्व, जब बताया ना जाए तो जनरल रिजर्व होता है। तो फिर तब जनरल रिजर्व 60,000 लाइबिलिटी साइड होता, पर इन्होंने ना बैलेंस शीट बनाकर नहीं दी, तो स्टेटमेंट में बता दिया
कि हमारे पास जनरल रिजर्व है 60,000। तो आपको तो पता ही है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हमें उन्हें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। तो यहाँ पर ना बेटा हम रिजर्व फंड का शेयर निकाल लेंगे, जो भी डाइट पार्टनर का शेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सिर्फ हम डाइट पार्टनर यानी डिजीज पार्टनर का ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस 60,000 के अंदर जो भी डाइट पार्टनर का शेयर होगा वो उसे दे दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? अच्छा मुझे बताओ, जब आप गुडविल निकालोगे तो क्या आप 6 महीने कंसिडर करोगे कि वो 6 महीने जिंदा थी तो हम उसको गुडविल 6 महीने के हिसाब से देंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि गुडविल कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। बट आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक पार्टनर डाइड हो रहा है, तो हमें डाइट पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देनी पड़ रही है। तो जब से वो बिजनेस में था तब से लेके आज तक जो भी उसकी गुडविल बनती है वो दे देंगे बेटा, ये देखे बगैर कि वो प्रेजेंट में कितने महीने जिंदा था। हम प्रेजेंट में ये थोड़ी देखेंगे कि 6 महीने जिंदा था, 6 महीने की गुडविल देंगे, नहीं, जितनी भी गुडविल मिलती है उसको उतनी गुडविल उसको दे देंगे बिना टाइम को कंसिडर करे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। वैसे ही बेटा रिजर्व फंड फर्म बचा रही थी, बचा रही थी, बचा रही थी, ये प्रॉफिट उसे पार्टनर को मिल जाना चाहिए था, पर फर्म को भी ऐसा लगता था कि फ्यूचर में हो सकते हैं वेरियस एक्सपेंसेस, तो हम भी अपने लिए कुछ प्रॉफिट बचा के रख लेते हैं। तो ये ना प्रॉफिट बचाए जा रहे थे, पार्टनरशिप फर्म बचाए जा रहे थे, बचाए जा रहे थे, बचा बचा के ये कितना हो गया बेटा? रिजर्व फंड 60,000 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि आज अगर हमारा पार्टनर डाइड हो रहा है तो इसमें जितना भी डाइट पार्टनर का शेयर बनता है वो हमें देना पड़ेगा उसे। तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि हाँ भाई वो प्रेजेंट में सिर्फ 6 ही महीने जिंदा था तो ये 6 महीने का ही रिजर्व दिया जाएगा। ये तो पता नहीं कितने सालों से बना रही होगी पार्टनरशिप हम, तो जब से लेके आज तक बनाया गया है, तो इसे पूरा होलिस्टिक जो भी शेयर बनता है डाइट पार्टनर का रिजर्व फंड में वो उसको पे कर दिया जाएगा। इसमें हम टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है बेटा जो हम हर साल देते हो। बात समझ में आई? ये हर साल नहीं दी जाती, और ये हम अभी भी नहीं दे रहे होते। बट क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डाइड हो गया पार्टनर, अब आगे कौन रहेंगे? लीना एंड मोनिका रहेंगे। तो एग्रीमेंट चेंज हो गया, तो इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पर टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। अब डी पॉइंट में कह रहे हैं कि हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो भी डाइट पार्टनर का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी अब 6 महीने तो बेटा पार्टनरशिप फर्म ने काम किया ही है ना, तो 6 महीने का जो भी प्रॉफिट निकलता है वो डाइट पार्टनर को दिया जाएगा। और जो 6 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे 6 मंथ का, वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बेटा अभी तक जो हमने फुल फ्लैश क्वेश्चंस करे थे अभी तक बीते कुछ 1-2 लेक्चर से, तो वहाँ पे ना मोस्टली हम प्रॉफिट निकाल रहे थे टाइम बेसिस के हिसाब से। बट आज इन्होंने बोल दिया कि नहीं, टाइम बेसिस नहीं, सेल्स बेसिस के अकॉर्डिंग निकालो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट, अब क्योंकि सेल्स बेसिस है, टर्नओवर बेसिस है, तो अब ये सेल्स वगैरह देंगे ही। तो इन्होंने देखो स्पेसिफाइड कर दिया कि सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011-12। अब बताइए आपका लास्ट ईयर कब खत्म हुआ है? 31 मार्च 2012 को। तो 2011-12 यानी अप्रैल से स्टार्ट हो गया होगा, जो लास्ट ईयर है आपका वो 2011 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका होगा, और खत्म कब होगा? वो 31 मार्च 2012। बोलते हैं ना 11 से 12 यानी अप्रैल टू मार्च। तो ये लास्ट ईयर का सेल्स है, यानी पिछले साल का सेल्स है ये। बोलो बात समझ में आई? तो 2011-12 ना बेटा हमारा लास्ट ईयर है, और जो हमारा प्रेजेंट ईयर है ना जो चल रहा है, वो चल रहा है 2012 एंड 13। क्या आपको बात समझ में आ रही? 12-13 हमारा प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट ईयर। पर जो 2011-12 है, क्योंकि हमारी लास्ट बैलेंस शीट कब बनकर तैयार हुई है? 31 मार्च 2012। तो स्टार्ट कब से हो गया होगा? अप्रैल 2011 से। तो 11-12 हमारा लास्ट ईयर है, 12-13 हमारा प्रेजेंट ईयर है। और प्रेजेंट ईयर में हमारा जो पार्टनर है, कविता जो पार्टनर है, वो कितने महीने रही जिंदा? 6 महीने। तो हमें 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है सेल्स बेसिस से। तो इन्होंने ना लास्ट ईयर का 2011-12 का पूरे साल का हमें सेल्स दे रखा है, और हमें इन्होंने एक सेल्स दे रखी। बेटा ये सेल्स की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर देना। ठीक है, सेल्स इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। सेल्स हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 सितंबर 2012 तक, जब तक हमारी कविता पार्टनर जिंदा थी। इन 6 महीने की सेल्स है 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। पिछले साल की सेल कितनी है पूरे ईयर की? 20 लाख। और इन 6 महीने की सेल्स कितनी है? 4 लाख। और इन्होंने कहा द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। याद रखना हमारा लास्ट जो ईयर का बैलेंस शीट बनकर तैयार हुआ था एंड में, वो 31 मार्च 2012 को हुआ था। तो इन्होंने ना लास्ट ईयर का हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, यानी पिछले साल का प्रॉफिट भी दे रखा है 2 लाख। तो आपको पता है जो पिछले साल का प्रॉफिट है और जो पिछले साल की क्या है सेल्स, तो पिछले साल की सेल्स और पिछले साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके हम अपना एक रेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। और उस रेट ऑफ प्रॉफिट को हम अपनी प्रेजेंट
सेल्स पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही प्रेजेंट सेल्स कितने महीने की है बेटा, 6 महीने की दे रखी है ना, अप्रैल टू सितंबर 4 लाख। तो ये जो 6 महीने की हमारी सेल्स है, जिसपे जैसे ही हम इस पे बेटा रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज पे आता है बेटा। हमने जब प्रॉफिट निकालना सीखा था टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस से, मैंने स्पेशल क्लास भी दी थी इसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सेल्स बेसिस में रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज पे आता है। तो जैसे ही मैं 4 लाख पे बेटा रेट ऑफ प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूंगा, जो भी आएगा मेरा 10%, 15%, 20%, जितना भी आएगा लगाऊंगा, जैसे ही मैं प्रेजेंट ईयर की सेल्स पे रेट ऑफ प्रॉफिट, वैसे ही मेरा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और ये प्रॉफिट ऑटोमेटिक 6 महीने का निकल कर आएगा, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट ईयर की सेल्स है वो ऑलरेडी 6 महीने की। तो जब 6 महीने पे आप रेट ऑफ प्रॉफिट लगाओगे तो 6 महीने का ही तो प्रॉफिट आएगा ना। तो यहाँ पर ना हमें 6/12 नहीं करना होता सेल्स बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बेटा ये प्रॉफिट ना हमारा 6 महीने का निकल कर आएगा, क्योंकि सेल्स ही 6 महीने की है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, अगर ये टाइम बेसिस से निकाला जाता, जो दूसरा मेथड होता है, वहां पर हम या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को पूरे प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लेते हैं, या पिछले 2 3 4 साल का क्या निकालते हैं एवरेज, उसी एवरेज प्रॉफिट को क्या मान लेते हैं हम, इस पूरे साल का प्रॉफिट मान लेते हैं। तो वहां पर हमें प्रपोर्शनेट करना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है कि पार्टनर कितने महीने जिंदा था। तो वहां हम देखते हैं कि अगर 6 महीने जिंदा था तो 6 महीने के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे, 4 महीने जिंदा था तो 4 महीने के हिसाब से निकालेंगे। पर यहाँ पे ना प्रॉफिट प्रपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स बेटा आपकी 6 महीने की है, रेट ऑफ प्रॉफिट लगाओगे तो 6 महीने का ही प्रॉफिट आएगा। बोलो बात समझ में आई? बट मेन है कि आप यहाँ क्या निकाल सको, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की सेल्स, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्या लेना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तभी जाके आप रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसलिए इन्होंने ये डाटा भी आपको यहाँ पर दिया है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है, और कह रहे हैं कि कवितास का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, जो कि प्रेजेंट किया जाएगा उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कविता का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है डाइट पार्टनर्स का, बट हम यहाँ पर बेटा डाइट पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बना लेंगे अपनी नॉलेज के लिए। कभी कभी पूछ लेते हैं, तो जब पूछें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बना देंगे। ठीक है, तो बताइए हमारा पूरा क्वेश्चन है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ना हमें दो चीज़ों के वर्किंग नोट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहला तो हमें डिजीज पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ओके, और डी पॉइंट में जो हमें बोला था कि प्रॉफिट निकालना है 6 महीने का, वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। बाकी तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व निकालना बाएं हाथ का गेम है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हम मेन जब डाइट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे तो वहीं कर लेंगे। बोले क्लियर क्लियर है? हाँ, अब देखो वर्किंग नोट में ना हमने सबसे पहले कैलकुलेशन करा है डिजीज पार्टनर की गुडविल का, दिया ही उन्होंने वही था, डिजीज पार्टनर गुडविल। अब चाहे तो आप प्रॉफिट निकाल लो पहले 6 महीने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सीरियल से कर रहा हूँ। अगर गुडविल पहले पूछी गई थी तो गुडविल का वर्किंग नोट पहले बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकलेगी देखो, तो फर्म गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। आपने तो चैप्टर नंबर 2 जो पार्टनरशिप यूनिट का था गुडविल चैप्टर, वो पढ़ा है अच्छे से। वहाँ पे आपके पास कुछ 4 मेथड होते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। वहां पर आप अच्छे से पढ़कर आए हो कि गुडविल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ना इन्होंने ना गुडविल निकालने के लिए आपसे कौन सा मेथड लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लिया है, एवरेज प्रॉफिट। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड कंसिडर करोगे तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो ठीक है हम निकाल लेंगे, बट इन्होंने बी पॉइंट में हमें लिखा है कि 2 ईयर है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज, लिखा ना 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी कभी 2 ईयर परचेज ना लिखकर ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख देते हैं, तो टाइम्स भी लिखा है तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज माना जाता है। खैर, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन था तो हमने 2 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया, बट वी डोंट नो एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो बेटा हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, जितने भी प्रॉफिट्स मैंने आपको दिए हैं आप प्लस करें और उनको उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें। तो बताइए हमारे पास प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं, देखो एक प्रॉफिट है 90, एक प्रॉफिट है 1 लाख और एक प्रॉफिट है 1,10,000। तीनों प्रॉफिट को प्लस किया, डिवाइडेड बाई 3 करा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर 3 है। तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 3 से, तो बेटा सॉल्व कर कर आएगा 1 लाख, है ना। 90, 1 लाख, 1,10,000 को प्लस करोगे तो 3 लाख आएगा। 3 लाख को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 लाख का प्रॉफिट आएगा, जो कि कहलाया जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इसी एवरेज प्रॉफिट को अब हम मेन फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब आप बताइए, अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आया तो 1 लाख इंटू 2 कितना होता होगा, 2 लाख।
तो ये मेरी आ गई फर्म की गुडविल। बोलो क्लियर हो गया। और अगर मुझे एक बार फर्म की गुडविल पता चल गई, मुझे एक बार अगर फर्म की गुडविल पता चल गई, तो उसमें मैं कविता का शेयर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब कविता का शेयर तो क्वेश्चन में दे ही रखा था ना। देखो कविता है फर्स्ट वाली पार्टनर, यानी 1/4, 1:1:3 है ना, तो ये हो जाएगा 1:1, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, कविता का शेयर क्या है, 1/5। अब यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है बेटा, ये इसको ध्यान रखना, ये 1/5 होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कविता का शेयर है 1/5, अब फर्म की गुडविल कितनी निकली हमारी, 2 लाख। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, और अगर आप सॉल्व करते हो बेटा इसे, तो ये 40,000 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। हमारी जो कविता की गुडविल निकल कर आ गई, वो कितनी निकल कर आ गई, 40,000। पर कविता को गुडविल देगा कौन, ये भी तो देखो ना। तो जो पार्टनर बच गए ना बेटा, लीना एंड मोनिका, लीना एंड मोनिका, यही दो पार्टनर बेटा क्या करेंगे, गुडविल देंगे किसको, कविता को, क्योंकि कविता अपना शेयर छोड़कर जा रही है। इनका रेशो है 1:1:3, यानी 1/5, 1/5 एंड 3/5, यही तो है ना तीनों का। अब अगर कविता अपना शेयर छोड़कर जा रही है, तो इसका शेयर कौन ले लेंगे, लीना एंड मोनिका, यही दो पार्टनर तो ले लेंगे ना। तो कल के दिन मेरे बच्चे लीना एंड मोनिका को फायदा होगा, यानी ये पार्टनर गेन करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो रेशो बच गया ना किसके बीच में, लीना एंड मोनिका के बीच में, कितना बच गया, 1:3, यही इनका गेनिंग रेशो है, और यही न्यू रेशो है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशो नहीं दे रखा। और जब पूरे क्वेश्चन में कहीं से अलग से न्यू रेशो नहीं दे रखा, तो बेटा मैं स्पेसिफिकली गेनिंग रेशो फाइंड आउट नहीं करूंगा। बेटा मैं ये बार बार बता चुका हूँ, इनफैक्ट मैं एडमिशन से ये बात आपसे बोलते हुए आ रहा हूँ, कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो स्पेसिफिकली गिवन है, तो आपको, अगर एडमिशन चैप्टर में है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी होता है, बट अगर आप रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी होता है। फिर आप कैलकुलेट करते हो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये तो खैर आप सबको ही पता होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। तो पूरे क्वेश्चन में ना कहीं भी न्यू रेशो नहीं दे रखा बेटा हमें, इसलिए जो रेशो बच गया लीना एंड मोनिका के बीच में 1:3, यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो मान लिया जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर यही गेनिंग रेशो है, तो लीना बोलेगी, ठीक है याद रखना, इनके बीच का जो गेनिंग रेशो है, लीना मोनिका के बीच में जो गेनिंग रेशो है, ठीक है, एल फॉर लीना और एम फॉर मोनिका, इनके बीच में गेनिंग रेशो क्या है, 1:3, यही इनका न्यू, यही इनका गेनिंग रेशो है। ठीक है, चलो अब बताइए लीना क्या बोलेगी, लीना बोलेगी देख भाई कविता, तेरे को ना गुडविल मिलनी चाहिए 40,000, मैं देने को तैयार हूँ, पर मैं उतने से ही दूंगी जितने से मैं गेन कर रही हूँ। तो गेन कितने से कर रहे हैं बताओ, लीना कितने से गेन कर रही है, 1/4 से, है ना, 1/4 ही होगा। 1:3 को शेयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 3/4 होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10,000। तो लीना कितने रुपए की गुडविल देगी बेटा कविता को, 10,000 की। और वहीं मोनिका भी बोलेगी देख कविता, तेरे को ना 40,000 रुपए की क्या मिलनी चाहिए गुडविल, बट मैं तो जितने से गेन कर रही हूँ 3/4, तो मैं आपको इतने से ही दे पाऊंगी। अगर हम सॉल्व करें तो 4 से 40, 10,000 टाइम जाएगा, और 10,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 30,000। इट मीन्स कि हमारी जो लीना पार्टनर है, वो 10,000 रुपीज़ की गुडविल देंगी कविता को, और जो हमारी मोनिका पार्टनर है वो 30,000 रुपीज़ की गुडविल देंगे किसको, कविता को। और कहीं ना कहीं फिर कविता के पास कितने रुपए की गुडविल आ जाएगी, 40,000 रुपए की। तो बोलो क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया, ये सारा पॉइंट गुडविल का था। पहले हमने फर्म गुडविल निकाला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और फिर वहां से हमने कविता की गुडविल फाइंड आउट करी, और देखा लीना कितना देगी और मोनिका कितना गुडविल देगी, कौन से रेशो में देगी, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकला, जो रिमेनिंग रेशो बच गया लीना एंड मोनिका के बीच में, वही इनका न्यू रेशो, वही इनका गेनिंग रेशो ट्रीट हो गया। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। हाँ, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो वर्किंग नोट रहने वाला है, वो रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कविता अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। बताइए कितने महीने जिंदा थी हमारी कविता, सिर्फ 6 मंथ। तो हमें 6 मंथ का प्रॉफिट निकाल कर दिखाना है। तो कैसे निकलेगा कविता का प्रॉफिट, तो हमें लेनी है करंट ईयर की सेल्स। तो करंट ईयर की सेल्स हमें अप्रैल टू सितंबर तक की गिवन है, कितनी गिवन है पता है, 4 लाख। सर हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, अरे आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, सर पढ़ा था, तो देखो लिखा नहीं था कि सेल्स फ्रॉम
1 अप्रैल 2012 टू 30 सितंबर 2012 कितनी है? 4 लाख। तो हमें प्रेजेंट ईयर की सेल दे रही है 6 महीने की ऑलरेडी, जो कि है 4 लाख। हमें इसमें ना रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है, बट वी डोंट नो रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर के सेल्स को बेस लेना पड़ेगा। तो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को डिवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर की सेल से बेटा, और मल्टीप्लाई कराएंगे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सेल्स हमेशा नीचे ही आता है और प्रॉफिट हमेशा ऊपर ही आएगा, यानी सेल्स डिनोमिनेटर में रहेगा, प्रॉफिट न्यूमरेटर में। सर ऐसा क्यों? देखो ये प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो ना, ये प्रॉफिट आप कमा रहे हो सेल्स के अकॉर्डिंग। तो सेल्स ना यहाँ पर बेस है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फ्रैक्शन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ना, वो डिनोमिनेटर में रहता है ना। और जिसका कंपैरिजन करते हो आप, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। तो हम प्रॉफिट का कंपैरिजन कर रहे हैं सेल्स से, तो सेल्स है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिनोमिनेटर में रहेगा। प्रॉफिट का कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? तो इन्होंने लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। पिछले साल का इन्होंने हमें प्रॉफिट दे रखा है बेटा 2 लाख रुपए। और इन्होंने बेटा हमें पिछले साल की सेल्स भी दे रखी है, लिखा है इट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 20 लाख। तो पिछले साल की सेल्स है 20 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट भी निकाल कर दिया है, कितना है? 2 लाख। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को यानी 2 लाख को डिवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर की सेल्स यानी 20 लाख से, और आंसर परसेंटेज भी निकालेंगे तो इंटू 100। तो ये निकल कर आएगा 10%। आराम से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और ये 2 10 जा, तो आपका फाइनली आंसर 10% आ गया। अब यही 10% ना बेटा मैं मेन फॉर्मूले में लगा दूंगा और यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो ये 4 लाख की सेल्स याद रखना, ये प्रेजेंट ईयर की सेल्स है 6 महीने की। और जो हमने रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स यूज करी, वो प्रीवियस ईयर की सेल्स थी। कंफ्यूज मत हो जाना, जब आप कविता का प्रॉफिट निकालते हो तो यहाँ पे आप करंट ईयर की सेल्स लिखते हो, क्योंकि जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो करंट ईयर की सेल्स पे लगता है। और अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर की सेल्स ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पिछले साल की सेल्स है, हमें करंट ईयर की सेल्स चाहिए। तो पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट बस आपको हेल्प करता है रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने में। क्या आपको बात समझ में आई? तो जैसे ही आपको रेट ऑफ प्रॉफिट पता चल गया कि रेट ऑफ प्रॉफिट मेरा कितना है 10%, तो आपने ये 10% अपने करंट ईयर की सेल्स पे अप्लाई किया बेटा, अप्लाई किया। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये प्रॉफिट तो निकल कर आएगा, पर ये कविता, लीना, मोनिका तीनों का आएगा। हमें तो कविता का चाहिए, तो हम यहाँ पर कविता का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए कविता का शेयर कितना था? तो मैं बार बार दिखा चुका हूँ, कविता का शेयर था 1/5। कविता का शेयर था 1/5, तो आपको 1/5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? और अगर अब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 8000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये? 8000। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ, अब मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर आप 6/12 मत कर देना। वो टाइम बेसिस होता तो 6/12 कर रहा होता, क्योंकि टाइम बेसिस में हम या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को इस पूरे साल का प्रॉफिट मानते हैं, या पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालकर उसे इस साल का प्रॉफिट मानते हैं। तब हम बेटा उसमें ये देखते हैं कि कितने महीने जिंदा था हमारा पार्टनर, तो फिर प्रपोर्शनेट करना होता है। यहाँ पर ना बेटा हम प्रॉफिट को थोड़ी बेस ले रहे हैं, यहाँ पर तो हम करंट ईयर की सेल्स को बेस ले रहे हैं। और करंट ईयर की सेल्स तो अप्रैल टू सितंबर ही है, क्वेश्चन में दे रखी है 6 मंथ की। तो जब आप 6 मंथ पे रेट ऑफ प्रॉफिट लगाते हो तो 6 मंथ का ही प्रॉफिट आता है। इसलिए हमें यहाँ पर बेटा बिल्कुल भी प्रपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है कि कितने महीने हमारा पार्टनर जिंदा था, ऑलरेडी सेल्स हमारी 6 महीने की है। बोलो, बात समझ में आई? तो ये प्रॉफिट जो निकल कर आया 8000 का, ये ऑटोमेटिक 6 महीने का आ गया। आई होप सो कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। इसलिए सेल्स बेसिस में हम टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं, और जो हमारा टाइम बेसिस होता है उसमें हम टाइम भी देखते हैं, कितने महीने जिंदा था कितने महीने नहीं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट को बेस लिया जाता है टाइम बेसिस पे। सेल्स बेसिस पे हम प्रेजेंट ईयर की सेल्स को बेस लेते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर ये सेल्स 6 महीने की है, तो ऑलरेडी प्रॉफिट ऑटोमेटिक है 6 महीने का आ गया। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे बेटा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? और इसी के साथ हमारा ये वर्किंग नोट भी बनकर तैयार होता है, जहाँ पर बेटा हमने डिजीज पार्टनर की गुडविल निकाल ली, ये भी देख लिया लीना मोनिका कितनी गुडविल देंगे। ठीक है, और हमने डाइट पार्टनर का प्रॉफिट भी निकाल दिया अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स
मेथड। ठीक है, अब हम बेटा आराम से बैठ के अपना डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कविता का कैपिटल अकाउंट बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि वट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो भी अमाउंट बेटा ओनर इन्वेस्ट करता है, पार्टनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए बेटा क्या होता है, कैपिटल, और वो कैपिटल क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी होता है। और लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, लाइबिलिटी जितनी बढ़ेगी ना आपकी, जितनी बढ़ेगी उतनी क्रेडिट, और जितनी घटेगी उतना आपका क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैसे, अगर आप अपने पार्टनर को फेवरेबल चीजें दोगे, पॉजिटिव चीजें दोगे, तो उससे पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, प्रॉफिट वगैरह दोगे तो, और लॉसेस वगैरह, अनफेवरेबल चीजें वगैरह दोगे तो उनसे पार्टनर का कैपिटल कम होगा, बिजनेस के लिए प्रैक्टिकली लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस अकाउंट में टोटल कितनी चीजें आती हैं, 8 चीजें, याद है ना, 8 चीजें आती हैं। तो आप मुझे लाइन से बताएंगे, नहीं भी आ रहा है किसी को तो आप मेरे साथ प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल तो देखो कैपिटल ही है, तो कैपिटल तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के नेचर क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट साइड से ये बैलेंस स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग बैलेंस जो कि है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, कहीं ना कहीं कैपिटल तो दी होगी, हाँ सर स्टार्टिंग में ही दे रखी थी, कविता की 70,000 की, लीना की 65 और मोनिका की 2,10,000, बट हमें तो मतलब किससे है, कविता से। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कविता की कैपिटल कितनी है, 70,000, तो कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। बोलो क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। मेरे बच्चे देखो यहाँ पे ना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस है ही नहीं कहीं भी, ये बताया ही नहीं है क्वेश्चन में कि मेरे कोई एसेट या लाइबिलिटी क्या हो रहे हैं, रिवैल्यू हो रहे हैं, यानी चेंज हो रहे हैं। अगर मेरे एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही होती तो यहाँ कहीं लिखा हुआ रहता, फिर बेटा वर्किंग नोट खत्म होने के बाद मैं पहले एकदम से डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता, पहले मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाता, उससे जो प्रॉफिट लॉस आता फिर मैं जब कैपिटल अकाउंट बनाता तो सेकंड पॉइंट में मैं रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस यहाँ लिख रहा होता। पर मेरे बच्चे यहाँ पर क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट बना ही नहीं, क्योंकि कोई इन्फो ही गिवन नहीं है, दैट्स वाई हमारा यहाँ पर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस वाला पॉइंट स्किप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट किसका होता है बेटा, डिजीज पार्टनर की गुडविल। हम डिजीज पार्टनर की गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट बेटा आप करके आ चुके हो। बताइए कविता को कितनी गुडविल मिलेगी, 40,000, कौन देगा, लीना एंड मोनिका। तो लीना कितना देंगी, 10,000, और मोनिका कितना देंगी, 30,000। तो यहाँ पे आएंगे, तो कविता को देखो किसके थ्रू, कविता एंड लीना के थ्रू, तो बाय, सॉरी मैंने कविता बोल दिया, कविता को गुडविल मिलेगी लीना एंड मोनिका के थ्रू, तो लीना कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बाय मोनिकास कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ। तो लीना कितने रुपए की गुडविल दे रही थी, 10,000, और मोनिका कितने की दे रही थी, 30,000, ठीक है। अब लीना मोनिका दोनों गुडविल दे रही हैं किनको, किनको, कविता को, तो कविता का अकाउंट बढ़ गया। पर अगर लीना मोनिका दोनों पार्टनर अगर कविता को गुडविल दे रहे हैं और इनसे कविता का अकाउंट बढ़ रहा है, तो ये बात भी अब बिल्कुल बेटा ट्रू है कि कविता लीना मोनिका से गुडविल ले रही, लीना मोनिका दे रहे हैं कविता को, तो कविता ले भी रही है लीना मोनिका से, तो लीना पार्टनर और जो मोनिका पार्टनर है ना, उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस भी होना चाहिए। पर देखो हम यहाँ कर नहीं पाएंगे बेटा लीना और मोनिका का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस, क्योंकि उनका अकाउंट हम बना ही नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ रिटायरमेंट में हम बना रहे होते हैं बाकी सारे पार्टनर्स का भी अकाउंट, तो अगर ये रिटायरमेंट का केस होता तो तब शायद मैं लीना और मोनिका का कैपिटल अकाउंट क्या कर देता, रिड्यूस। पर ये डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर है, यहाँ पर हम सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ना बनाकर सिर्फ डाइट पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे होते हैं, इसलिए बेटा हम डाइट पार्टनर को गुडविल दे तो देते हैं, पर जिन पार्टनर से लिया जाता है उन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम रिड्यूस नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका अकाउंट ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये वाला बात भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है बेटा हमारा, सॉरी ये हमारा थर्ड पॉइंट था, सेकंड तो हमारा रिवोल्यूशन का था वो स्किप हो गया, तो थर्ड हमारा गुडविल का पॉइंट हो गया। फोर्थ होता है बेटा हमारा लुकआउट बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट तो नहीं है ना, बैलेंस शीट, लुकआउट बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें बैलेंस शीट में जाकर ये देखना होता है कि हमारे पास
कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। पीएनएल का, क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, याद आया आपको कुछ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, ये 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि अभी पार्टनरशिप फर्म ने बांटे नहीं है, बचा के रखे हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है या कुछ उद्देश्य हो सकता है जो फर्म ने बचाकर इन्हें अपने पास रखा है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, तो फर्म ने ये प्रॉफिट अपने पास बचा के रखे हैं। पर हाँ, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें ये प्रॉफिट फिर बांटने भी पड़ते हैं। और वहीं पे ही बेटा हमारे पास लॉसेस भी हो सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें आपके पास सकता है गुडविल। ये गुडविल ना बेटा फर्म गुडविल नहीं होती है, परचेज गुडविल होती है, ठीक है। और हमें इसे राइट ऑफ करना होता है, इसे खत्म करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के बीच में। बट ऑब्वियसली बात है, परचेज गुडविल है, आप इसे राइट ऑफ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, एसेट बेटा आपका रिड्यूस हो रहा है, तो आपको नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म ये नुकसान किसके बीच में बांट देती है, अपने पार्टनर के बीच में, तो ये लॉस बन जाता है। होता तो ये इंटेंजिबल एसेट है, पर जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन राइट ऑफ होता है तो ये पार्टनर के बीच में जब बटता है, राइट ऑफ होता है, तो लॉस की तरह बढ़ जाता है। इसलिए मैं इसको लॉस की कैटेगरी में यहाँ पर डाल देता हूँ कि एक गुडविल हो गया, एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है, एक हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक होता है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो ये 4 टाइप के लॉस होते हैं, 4 टाइप के प्रॉफिट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और ये होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ठीक है। बोलो बात समझ में आए? अब अगर हमें इनमें से कुछ भी दिखता है ना बेटा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, तो वो हमें बांटना पड़ता है। अब बैलेंस शीट दी हुई होती है तो हम जज कर लेते, पर बैलेंस शीट तो नहीं दे रखी ना। बट इन्होंने हमें सी पॉइंट में बताया कि जो भी डाइट पार्टनर का हिस्सा होता है रिजर्व फंड में, वो दे दिया जाता है। अब रिजर्व फंड कितना है, 60,000, तो लिख कर दे दिया ना। तो रिजर्व फंड का मतलब है जनरल रिजर्व, और कितना दे रखा है जनरल रिजर्व, 60,000। बताइए क्या करेंगे हम इसका, हम इसको ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो बांट देंगे। बट हमें तो मतलब बस किससे है, कविता से, क्योंकि यहाँ पर कविता यानी डाइट पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो हम देखो जब जनरल रिजर्व देंगे ना बेटा, तो इससे ना हमारा जो कविता का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, वो बढ़ जाएगा। तो रिजर्व फंड लिखा है तो हम भी रिजर्व फंड ही लिख देते हैं, होते हैं वैसे वो जनरल रिजर्व ही है बेटा, ठीक है, बाय रिजर्व फंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, 60,000 का टोटल रिजर्व है, और हमारा जो कविता का शेयर बनता है, कविता का शेयर कितना है, 1/5। अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 12,000। बोलो क्लियर हो गया ये भी, हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। क्योंकि और ना कुछ प्रॉफिट के बारे में ना क्वेश्चन में बताया नहीं है कि जनरल रिजर्व ही बता रखा था, यानी रिजर्व फंड, पीएनएल या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, किसी लॉस के बारे में यहाँ पर नहीं बता रखा है, सॉरी कोई और प्रॉफिट के बारे में यहाँ नहीं बता रखा है। और अगर लॉसेस की बात करूँ, लाइक परचेज गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, तो उसके बारे में भी यहाँ पर नहीं बता रखा। तो मैं मान लूंगा कि इस क्वेश्चन में बाकी सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस नहीं है। तो यहाँ पर रिजर्व फंड बांटते साथ ही बेटा मेरा फोर्थ वाला पॉइंट भी, यानी लुकआउट बैलेंस शीट वाला पॉइंट भी मेरा खत्म हो जाता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर अब आता हूं मैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे आता है बेटा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो हमने बेटा कविता का प्रॉफिट निकाल लिया है बेटा सेल्स बेसिस से, और कितना निकल कर आया वो 8,000। फिर वही बात है बेटा, देखो यहाँ न्यू रेशो तो दिया नहीं, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर ना जो हमारा रिमेनिंग रेशो बच गया ना लीना मोनिका के बीच में, यही न्यू रेशो, यही गेनिंग रेशो है। तो क्योंकि क्वेश्चन में अलग से न्यू रेशो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम ये जो कविता का जो हमने प्रॉफिट निकाला है बेटा 6 महीने का सेल्स बेसिस के हिसाब से, ये बेटा प्रॉफिट किस नाम से दिया जाएगा, अब पीएनएल सस्पेंस के नाम से दिया जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और ये प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट हमने दे दिया, कितना, 8,000 रुपीज का। क्लियर है? क्लियर है। बट सर अगर मान लो न्यू रेशो दिया रहता
तो बेटा मैं बार बार ये भी बता चुका हूँ आपको कि अगर मान लो क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ रहता तो फिर ना आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, और फिर जो गेनिंग रेशो आता उस गेनिंग रेशो में लीना मोनिका क्या करते, हमारे कविता को उतना प्रॉफिट दे देते। मतलब जब हम पीएनएल सस्पेंस नाम यूज नहीं करते तब हम लिखते बाय लीनास कैपिटल अकाउंट बाय मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, और जो भी गेनिंग रेशो आ रहा होता उस गेनिंग रेशो में 8,000 को दोनों के बीच में बांट देते, लीना मोनिका के बीच में कि कितना कितना देंगे। तो जो भी गेनिंग रेशो होता उससे मल्टीप्लाई कराते और फिर दोनों गेनिंग पार्टनर्स 8,000 का प्रॉफिट दे देते अपने अपने हिस्से से निकाल कर, किसको, कविता को। तब इस तरीके से होता। पर ज्यादातर बेटा देखो आप, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी, तो आप देखते हो कि न्यू रेशो हार्डली दिया हुआ रहता है। तो मोस्टली जो रिमेनिंग रेशो होता है ना वही न्यू रेशो बन जाता है, और अगर रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है, आपका न्यू रेशो चेंज नहीं हो रहा, वही जो रिमेनिंग है वही न्यू है, तो उस हिसाब से बेटा फिर आप जब प्रॉफिट निकालते हो डाइट पार्टनर का, तो वो आप सीधा किस नाम से देते हो, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से देते हो। और पीएनएल सस्पेंस क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट निकलवाना सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमें मिड ऑफ द ईयर में देना पड़ रहा है। अभी सारे अकाउंट बनकर तो रेडी हुए ही नहीं बेटा। जब रेडी ही नहीं हुए तो ऐसे में मेरे बच्चे बीच में हमें डाइट पार्टनर को, डिजीज पार्टनर के, एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट देना हो रहा है। तो इसलिए हम एक अकाउंट, फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो ये 8,000 बेटा हमने प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। ये हमारा 5th पॉइंट है। अब 6th पॉइंट में हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो देखो सैलरी कमीशन वगैरह तो नहीं दिया है यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने दिया है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है वो दिया है 6% पर एनम। तो कैपिटल कितनी है, देखो कैपिटल आप ऑलरेडी लिख चुके हो, 70,000 क्वेश्चन में भी दे रखी थी। तो हम ना इंटरेस्ट देंगे बेटा पार्टनर को इसके ऊपर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इतना सिंपल होता है ना, देखो ये यही निकल जाएगा। देखो कैपिटल कितनी थी बताओ लास्ट बैलेंस शीट डेट पे, 70,000, ठीक है। मैं नीचे यहीं कैलकुलेट कर लूँ, यहाँ स्पेस कम है बेटा। तो 70,000 पे 6%। अब देखो 6% पर एनम है रेट, पर एनम। पर एनम का मतलब समझते हो कि इंटरेस्ट रेट है ये पूरे साल का। तो अगर मैं 6% लगाऊंगा ना बेटा 70,000 पे, तो 70,000 पे 6% इंटरेस्ट निकलेगा, बट वो पूरे साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल दिया जाता है, तो पिछले साल का पिछले साल दे दिया होगा। तो इस साल का जो मैं इंटरेस्ट रेट निकाल रहा हूँ ये पूरे साल का निकल कर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा मेरी पार्टनर जो कविता है वो तो 6 ही महीने जिंदा थी, तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 12 में से कितने महीने का, 6 महीने का। तो इसे 6/12 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो 70,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये निकल कर आ जाएगा 2100। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो सैलरी वगैरह कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कमीशन वगैरह है नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था बेटा। तो बस ये हमारा 6 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। सैलरी भी होता तो हम फिर बेटा सैलरी भी दे देते बाई सैलरी करके, ठीक है। वो 6 पॉइंट में ही कंसिडर करते हैं हम। अगर कोई कमीशन होता तो कमीशन भी दे देते बाई कमीशन, ठीक है, निकाल कर दे देते जो भी बनता। पर सैलरी कमीशन कुछ नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हमने दे दिया, ठीक है। चलो बोलो बात समझ में आ गई? तो 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट होता है ड्राइंग का। ड्राइंग का, अब आप जरा ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कविता विड्रॉ ड्राइंग, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ कि कविता ने कुछ पैसा निकाला है ड्राइंग का, ऐसे कहीं मेंशन नहीं है। जब ड्राइंग नहीं है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग के ऊपर लगता है। तो जब कविता ने ड्राइंग ही नहीं करी, इन्फो ही गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा। तो ड्राइंग होता टर्म टू ड्राइंग करके कविता की कैपिटल लेस करते, जो भी अमाउंट होता क्वेश्चन में दिया रहता वो। और अगर ड्राइंग होती तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता, चांसेस आर देयर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते, और अगर दिया होता तो डायरेक्ट लिख देते, ठीक है, और लेस कर देते कविता का कैपिटल अकाउंट। पर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है बेटा, इसलिए हम
अपना 7th और 8th पॉइंट। 7th पॉइंट ड्राइंग का होता है, 8th पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इन्फो गिवन नहीं है। बस देखो ऑटो की ऑटो चीजें मैंने कंसिडर करी, जो थी लिख दी, जो नहीं थी स्किप कर दी। अब फाइनली मुझे बोलते ना कि कंफर्म है कि मैंने इस अकाउंट में कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारी चीजें मैंने कर दी हैं। तो अब मैं बेटा टोटल करूंगा। और सर मेरा बच्चे क्रेडिट साइड में सारा आइटम है, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर का ये अकाउंट होता है, तो ज़्यादातर अमाउंट्स यहाँ पर क्रेडिट के ही होते हैं। खैर डेबिट में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्रेडिट ही फिगर यहाँ पर ग्रेटर साइड पे है बेटा। 70 30, 70,000, 10,000 एंड 30,000, 2,000, 8,000, 2,100। तो ये आ रहा है 1,32,100, 1,32,100। क्रेडिट साइड कैपिटल की ग्रेटर साइड होती है बेटा, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो क्रेडिट ही साइड ग्रेटर साइड पे होगी। तो जो क्रेडिट का बैलेंस होगा ना, वही डेबिट का भी बैलेंस हो जाएगा। पर देखो यहाँ पर, क्योंकि डेबिट में कोई आइटम लेस करने के लिए है नहीं, तो जो भी बेटा बैलेंस बचेगा ना डेबिट साइड में, जो भी बैलेंस अब बचेगा, ठीक है, जो भी बैलेंस अब बचेगा, इस बैलेंस का हम नाम लिखेंगे कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमें पे करना है। अमाउंट पेबल या ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, अमाउंट पेबल या ट्रांसफर टू कविताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो भी कविताज के एग्जीक्यूटर हैं, ठीक है, उनको ये अमाउंट दे दिया जाएगा। कितना अमाउंट दे दिया जाएगा? 1,32,100 दे दिया जाएगा। तो ये जो बैलेंस है, ये पहले ट्रांसफर किया जाएगा बेटा एग्जीक्यूटर में, तब उनको पे किया जाएगा, अगर पेमेंट के लिए बोला है तो। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को देख लिया हमने अच्छे से, यहाँ पर पेमेंट पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला हुआ। पर हम यहाँ पर ना बेटा क्या कर रहे हैं कि जो बैलेंस आया है कवितास एग्जीक्यूटर के लिए, कि कवितास के एग्जीक्यूटर में कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है, 1,32,100, तो हम इसको ना कवितास के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर भी कर रहे हैं। अब कवितास के एग्जीक्यूटर में जब ट्रांसफर करेंगे, तो देखो कविता की कैपिटल से जो बैलेंस है 1,32,100, वो ट्रांसफर किया जा रहा है एग्जीक्यूटर में। तो कैपिटल अकाउंट ना रिड्यूस हो रहा है, तो जब कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है तो डेबिट होता है। तो इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा है कि ये अमाउंट हम कहाँ भेज रहे हैं, कवितास के एग्जीक्यूटर में। कितना? 1,32,100। पर ये अमाउंट ट्रांसफर होकर कहाँ आएगा? एग्जीक्यूटर में। तो देखो पहले कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी था बिजनेस के लिए, बट क्योंकि इसका बैलेंस हमने एग्जीक्यूटर में भेज दिया, तो अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा। पार्टनरशिप फर्म अब एग्जीक्यूटर अकाउंट को लाइबिलिटी ट्रीट करेगी, क्योंकि कविता का जितना भी कैपिटल का बैलेंस था वो ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूटर अकाउंट में। इसलिए कविता का कैपिटल तो डेबिट साइड में आप देख रहे हो कि प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट भेजा जा रहा है, इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है। पर एग्जीक्यूटर में जब जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम लिखेंगे बाई, किस अकाउंट से आए? कवितास कैपिटल अकाउंट से। और कितना बैलेंस आ गया यहाँ पे? 1,32,100। क्योंकि पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला हुआ बेटा, तो पेमेंट हम करेंगे नहीं। अगर हम पेमेंट करते तो हम टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर देते, पर से ये अकाउंट फिनिश हो जाता अगर सारी पेमेंट करते। मान लो सारी नहीं कर रहे होते, मान लो क्वेश्चन कहता 32,100 पेमेंट कर रहे हो, मतलब 32,100 एग्जीक्यूटर को पे कर रहे हो, तो ठीक है, 1,32,100 में से 32,100 की पेमेंट कर दी टू बैंक, पर 1 लाख अभी भी बचा है ना, तो वो बैलेंस आ जाता आपका डेबिट साइड में बचता। क्योंकि क्रेडिट साइड लाइबिलिटी अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है, तो डेबिट साइड 32,100 लेस करने के बाद भी तभी भी बेटा हमारा बैलेंस कैरी डाउन बच जाता। कितना? 1 लाख। और फिर ये हमारी क्या मानी जाती है लाइबिलिटी, कि इतना हमें एग्जीक्यूटर को पे करना है। और बैलेंस शीट जब मैं बनाता आगे जाकर कभी, और बैलेंस शीट डेट से पहले अगर मैं ये 1 लाख रुपए एग्जीक्यूटर को नहीं पे करता, तो ये 1 लाख आने वाली बैलेंस शीट में मैं क्या दिखा देता? लाइबिलिटी लिखता, कवितास एग्जीक्यूटर अकाउंट में शॉर्ट में लिख दिया बेटा। आई थिंक सो आप समझ जाओ, ठीक है। तो 1 लाख में लाइबिलिटी में लिख देता। ऐसा होता सारी पेमेंट कर देता, तो फिर सारा ही टू बैंक करके 1,32,100 करके पे कर देता, फिर कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती, फिर बैलेंस शीट में हम कोई लाइबिलिटी दिखाते नहीं, क्योंकि हमने सारा पे कर दिया। पर क्वेश्चन में ना कहीं भी नहीं लिखा हुआ बेटा कि हम कुछ पेमेंट वेमेंट भी कर रहे हैं, तो पेमेंट कुछ हो ही नहीं रही है, तो पता है कितना बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा इस अकाउंट का?
क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड में है। तो डेबिट का टोटल भी 1,32,100 हो जाएगा। डेबिट में माइनस कराने के लिए कुछ नहीं, तो बैलेंस बच जाएगा 1,32,100। और ये बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन के नाम से जाना जाएगा, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि कवितास के एग्जीक्यूटर को अभी भी कितना देना बाकी है, 1,32,100। और फिर बेटा अगर कल के दिन बैलेंस शीट बनेगी और बैलेंस शीट डेट से पहले अगर मैंने ये अमाउंट पे नहीं किया, तो मेरे बच्चे मैं बैलेंस शीट डेट पे कवितास के एग्जीक्यूटर को अपनी क्या दिखाऊंगा, लाइबिलिटी। इस तरीके से ये काम चलता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो दिस इज योर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा। अगर आप इसको कॉपी करना चाहो तो कर लो, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, इसे कॉपी कर लो, वर्किंग नोट्स भी बना लो, ठीक है। ये गुडविल का वर्किंग नोट है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट का वर्किंग नोट है, ठीक है, जो हमने सेल्स बेसिस से निकाला आज। पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम टाइम बेसिस से निकाल रहे थे, आज हमने सेल्स बेसिस पे निकाला, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने हर चीज की प्रैक्टिस करी है बेटा, हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, जिससे 1 मार्क्स भी आपका कम ना हो, ठीक है। बोलो। और ये कैपिटल अकाउंट और कवितास का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आप बना दीजिए, ठीक है। बोलो क्लियर है? हाँ। अब आप मेरा बेटा आज एक काम करेंगे, आज आपको मेरा एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। नंबरिंग बेटा ध्यान रखना अलग अलग हो सकती है, अभी मैंने 13th कराया, कई बच्चे कहेंगे सर ये 11th कैसे हो गया, अरे कोई बात नहीं, नंबरिंग पे ध्यान मत रखो, क्वेश्चन करने हैं आपको, आप अपने हिसाब से नंबर दे देना 1 2 3 4, जैसे वीडियो देख रहे हो तो जो भी क्वेश्चन देख रहे हो उसको अपने हिसाब से नंबर दे देना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमने। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये करके आना है, सारा आप कर सकते हो, बस एक पॉइंट मुझे यहाँ पर समझाना है। वो पॉइंट है मेरे बच्चे यहाँ पर ड्राइंग का। देखो लिखा है कि ही इज ड्राइंग आर टू बी बेयर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। मुझे ये बात आपको समझानी है कि ये क्या है, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चे लास्ट में इन्होंने ड्राइंग भी दे दी, ही इज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर 5,000। देखो बेसिकली जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब आप डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लेस करेंगे, जब करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा होता, लेट बी सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, किसका, यहाँ पे कौन डाइड हो रहा है, यहाँ पर डाइड हो रहा है कपूर, तो अगर मैं कपूर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा होता, ठीक है, और कपूर, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते, हम कहते हैं उसने ड्राइंग कितनी करी है, 5,000 रुपीज की, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है, 2%। पर अगर यहाँ पे पर एनम लिखा रहता तो मैं मान लेता कि ये रेट है पूरे साल का 2%। पर ड्राइंग तो करी गई है सिर्फ कितने महीने, देखो डाइट कब हुआ, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो देखो यहाँ बैलेंस शीट या डेट वगैरह तो कुछ नहीं दी, पर यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हमारा पार्टनर सिर्फ 3 ही महीने जिंदा था। तो 3 महीने जिंदा था, तो मैं कहता कि ड्राइंग मेरी ये 3 महीने की है, लिखा है ना ही इज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, तो 3 महीने की ड्राइंग है, बट रेट तो पूरे साल का है। अगर 2% पर एनम होता तो फिर मैं 3/12 कर रहा होता, टाइम को कंसिडर कर लेता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर साल लिया जाता है, तो इस साल भी लेंगे, बट कितने महीने का लेंगे, 3 महीने का आउट ऑफ 12 मंथ। पर इन्होंने कह दिया कि ये 2% पर एनम नहीं है, ये ओनली 2% है। और यहाँ पर बेटा जब 2% होता है ना, तो पर एनम बेसिस पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ना ये नहीं देखना कि कितने महीने जिंदा था हमारा पार्टनर, यहाँ पर बेटा जब रेट के आगे पर एनम नहीं होते ना, तो फ्लैट रेट लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम नहीं है, सिंपल रेट दिया हुआ है, तो इट मीन्स वो फ्लैट रेट लगाना है, मतलब वहां पे टाइम कंसीडर ही नहीं करना आपको। और आगे लिखा भी है रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, मतलब पीरियड को कंसीडर नहीं करना आपने, क्योंकि सिर्फ 2% दिया गया है। तो 2% दिया गया है, तो सिंपल अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 100 रुपये आ जाएगा, समझ में आया। बट अगर ये 2% पर एनम होता तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेट लगेगा पूरे साल के हिसाब से। बट ये भी देखा जाता है पर एनम में कि अगर 3 महीने जिंदा है तो 3 महीने का लगेगा, 6 महीने जिंदा, क्योंकि पर एनम है ना, 12 महीने का है। अब 12 महीने का है तो अगर 3 महीने है जिंदा पार्टनर तो 3 महीने का निकाल देंगे उसे, 6 महीने का है तो 6 महीने का निकाल देंगे। पर अगर पर एनम ही नहीं है बेटा, तो वहां पर फिर आप पीरियड ही कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो एवरेज रेट होता है,
वो पूरे साल पे फ्लैट रेट से लगा दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से निकलेगा। और अगर पर एनम होता तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब हम 3/12 कर रहे होते। ठीक है, तब हम 3 महीने का प्रोपोर्शनेट निकाल रहे होते। बाकी सब आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पर एक बात और लिखी है कि नेट प्रॉफिट दिए गए हैं पिछले 3 साल के आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इन प्रॉफिट्स में से बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम लेस हो रखा है। तो दिक्कत क्या है बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है बिजनेस का, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। क्यों? हर एक बिजनेस बेटा अपने बिजनेस की एक्टिविटी में कुछ चीज़ों का इंश्योरेंस कराती है, जैसे एसेट का इंश्योरेंस कराती है, गुड्स का इंश्योरेंस कराती है ना, अपने प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस कराती है, तो उसका प्रीमियम देती है बिजनेस। तो प्रीमियम मतलब क्या है, एक बोलते हैं ना कि आपको मिनिमम अमाउंट पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, तब जाकर इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोटेक्शन देती है कि हाँ ठीक है, जिन भी चीज़ों का आप इंश्योरेंस ले रहे हो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसी थोड़ी दे देगी आपको प्रोटेक्शन, आपको प्रीमियम वगैरह पे करना होता है। तो प्रीमियम ना बिजनेस का एक्सपेंस होता है पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि ये पार्टनरशिप हमको पे करना होता है जब भी इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है बेटा बिजनेस का। हाँ, अगर सैलरी होता, ठीक है, रेंट होता, तो वो भी लेस होना चाहिए था। अगर कोई भी एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस तो प्रॉफिट से लेस होना चाहिए था। तो ठीक है, ये एक एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट जो आ रखे हैं ये आ रखे हैं आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर लिखा रहता बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इट मीन्स कि इन प्रॉफिट में से अभी तक इंश्योरेंस प्रीमियम लेस नहीं है, तो आपको लेस करना होता, तब जाके आपके 3 साल के प्रॉफिट एक्यूरेटली निकल कर आते हैं। पर अच्छी बात है, ये आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस है, यानी इन प्रॉफिट में इंश्योरेंस प्रीमियम घटा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी सारे पॉइंट्स आप खुद कर सकते हैं। अब आप ठीक है, मजे से ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, दिखा दूंगा, तो वहाँ पर देख लेना। वैसे आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप मैच करवा लेना। तो क्या सर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास, फुल फ्लेज का क्लास खत्म हो गया है? क्या हम नेक्स्ट लेक्चर से अब डिसोल्यूशन पढ़ सकते हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है फंड पार्टनरशिप यूनिट का? द आंसर इज नो बेटा, हमारा ना एक क्लास और होगा। ठीक है, अब क्या करें बेटा, प्रैक्टिस तो करनी है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर भी हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चे हम ना एग्जीक्यूटर्स को पे करेंगे। अभी तक देखो हमने जितने भी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाए हैं हमने किसी को पे ही नहीं करा, बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वहां पर हम एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, और वो भी एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। जैसे रिटायरमेंट में हमने लोन अकाउंट बनाया था और लोन अकाउंट की पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट में करी थी, है ना, रिटायरिंग पार्टनर को हम पैसे नहीं देते तो वो लोन ट्रीट हो जाता है। और फिर अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो जैसे हमने रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को लोन बनाकर उसे इंस्टॉलमेंट में पे किया था बेटा, वैसे ही यहाँ पर बेटा हम डाइट पार्टनर को, यानी डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो लास्ट क्लास जो हमारी होगी यानी नेक्स्ट क्लास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज का लेक्चर फिर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लेना, नोट कर लेना, और घर से करके लेकर आना ईमानदारी के साथ। आप जितनी ईमानदारी रखोगे उतने ही अच्छे स्कॉलर बनोगे। ठीक है, चलिए, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, सयोनारा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।